हेलो गाइस, सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ए प्लस मेंटोर। सो लास्ट टाइम हम आपका डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सो गाइस, हमने वो फिनिश कर लिया था। सो आज जो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे आपका फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और फिर हम बात करेंगे कि आपका कौन सा प्रोडक्ट जो आपका एनोड पे फॉर्मेशन होगा और कौन सा आपका कैथोड पे जाएगा। और लास्ट में आपका डिस्कस करेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और एक्टिविटी सीरीज। तो चलो बेटा जी, हम स्टार्ट करते हैं आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन। सो गाइज, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसको जो रिप्रेजेंट करने का वे है, हम क्या करेंगे। फर्स्ट क्या करेंगे, आपका एनोड लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट एनोड लिखते हैं। फिर क्या करेंगे, जो एनोड का प्रोडक्ट होगा वो लिखेंगे। फिर क्या, कौन सा मीडियम ले रहे हैं, ठीक है, एक्वस मीडियम है, मोल्टन मीडियम है, ठीक है, वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, टेम्परेचर क्या है, वो लिखेंगे यहाँ पे। और लास्ट में हम क्या लिखते हैं, कैथोड का प्रोडक्ट, और फिर क्या लिखेंगे, कैथोड। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कुछ होते हैं हमारे पास इनर्ट इलेक्ट्रोड्स और कुछ होते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। जो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना, उनके आइंस कभी भी एनोड और कैथोड पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो इनर्ट है, रिएक्ट नहीं करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास एक्टिव इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है, उसमें क्या होता है, हमारे जो मेटल के आयन्स होंगे ना, वो भी हमारे क्या करते हैं, मूव करते हैं टूवर्ड्स कैथोड और एनोड वाली साइड। अब सपोज करो यहाँ पे हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लिया प्लेटिनियम का, तो एनोड ये हमने इलेक्ट्रोड्स लिख दिया प्लेटिनियम का। और सपोज करो एनोड पे आपका प्रोडक्ट बन रहा है बी, ये लिख दिया हमने बी। अब मीडियम क्या था, मोल्टन मीडियम, और टेम्परेचर क्या है, हाई टेम्परेचर है। ये हमने कोई जनरल रिएक्शन लिया हुआ। सेकंड क्या आ गया, कैथोड पे प्रोडक्ट बन गया ए, और जो आपका इलेक्ट्रोड है वो कौन सा है, प्लेटिनियम का। ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन किसका, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, तो ये देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को किस तरह रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम। ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम क्या करेंगे, जो आपका एनोड होगा उसको हमेशा क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो इलेक्ट्रोलिटिक सेल तो ये था हमारे पास, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपने देखा ही था, हमने क्या किया था, ये था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें हमने जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लिया था और उसमें जिंक रॉड डिप किया था, और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया था और उसमें कॉपर रॉड डिप किया था। और दोनों को ज्वाइन किया था किससे, हमने सॉल्ट ब्रिज के, और उस यहाँ पे एमीटर लगाया था, जब वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं, जब कब समटाइम्स बल्ब यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या था, इन दोनों को ज्वाइन कर रहा था। अब देखो यहाँ पे इसका जो रिप्रेजेंटेशन करना है वो किस तरह करेंगे, हम क्या करेंगे, जो मेटल होगा आपका, मैंने बता दिया कि एनोड को क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, और जो कैथोड होगा वो राइट हैंड साइड आ जाएगा। अब देखो एनोड में क्या लिखेंगे, जो पहले मेटल लिखेंगे, पहले मेटल लिखेंगे, फिर उसका फेज लिखेंगे कि क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, ठीक है, जो भी है। फिर इसको सेपरेट करेंगे एक लाइन से। फिर हम उसका क्या लिखेंगे, आइन लिखेंगे, ठीक है, मेटल का आइन लिखेंगे। फिर अब वो भी देखेंगे कि एक्वस मीडियम में लिया हुआ है। अब जो सॉल्ट ब्रिज था, सॉल्ट ब्रिज को हम शो करते हैं दो डबल लाइन से, ठीक है, डबल लाइन से शो करते हैं हम किसको, सॉल्ट ब्रिज को। अब ये हो गया एनोड का रिप्रेजेंटेशन, ये जो एनोड वाला साइड था। ठीक है, लेफ्ट जो राइट हैंड साइड आपका क्या आ जाएगा, कैथोड आ जाएगा। और कैथोड में हम क्या लिखते हैं, पहले आइन लिखते हैं। ठीक है, पहले आइन लिख लेंगे, यहाँ पे एन पॉजिटिव लिख लो, एम एन पॉजिटिव लिख लो। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे इस साइड, बी कौन सा मीडियम है, एक्वस। फिर यहाँ पे और क्या लिख देंगे, आपका जो आपका मेटल लिखा हुआ है उसको लिखेंगे सॉलिड फेज में। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास किसका रिप्रेजेंटेशन, आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने जो डैनियल सेल का ही लिया था। अब डैनियल सेल में ये देखो, यहाँ पे जो एनोड एनोड पे रिएक्शन कौन सा हो रहा था, जिंक। ठीक है, जिंक मेटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक टू पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन में जा रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, एनोड में क्या लिखते हैं, मैंने बोला पहले क्या लिखेंगे, मेटल लिखेंगे। तो एनोड कब क्या लिखेंगे, इस साइड क्या आ जाएगा, जिंक, क्या आ जाएगा, सॉलिड फेज। फिर हम क्या लिखेंगे, उसका आइन लिखेंगे, जिंक टू पॉजिटिव में जा रहा है। अब एक्वस मीडियम है, दोनों के बीच में क्या है, सॉल्ट ब्रिज है, उसको रिप्रेजेंटेशन कर दिया हमने डबल लाइन से। फिर क्या लिखेंगे, कैथोड। अब कैथोड पे क्या रहा था, कॉपर जा रहा है, कॉपर का आइन पहले लिखेंगे हम। ठीक है, एक्वस, और फिर क्या लिखेंगे हम, ये सिंगल लाइन लगा के आपका कॉपर जो आपका सॉलिड फेज में। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन किसका, डैनियल सेल का।
तो गाइस ये था किसका रिप्रेजेंटेशन आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। ये था फर्स्ट था आपका ये वाला हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, और ये आपका हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। तो ये तो हो गया फिनिश आपका रिप्रेजेंटेशन किस तरह करते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। अब बात करते हैं हम फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस तो आपको पता ही है, हम क्या करते हैं जब इलेक्ट्रोलाइट से करंट पास करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट हो जाता है आयंस में, फिर हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलते हैं। अब देखो जो फैराडे था, जो फैराडे ने क्या किया 1833 में कुछ लॉज दिए, फैराडे फर्स्ट लॉ दिया और फैराडे सेकंड लॉ दिया। फैराडे फर्स्ट लॉ क्या बोलता था, ये जो लॉज है ये हमें क्या बताते हैं, कितना जो आपका अमाउंट है ना वो डिपॉजिट होगा कैथोड और एनोड पे, ठीक है। जो आपका प्रोडक्ट है वो कितना डिपॉजिट होगा कैथोड पे जाके। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता था, द अमाउंट ऑफ द सबस्टांस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट। फर्स्ट लॉ कहता है कि जो वेट है सबस्टांस का, जो आपका कैथोड पे डिपॉजिट होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका कितना वहां पे हम करंट को पास कर रहे हैं, ठीक है, कितना हम वहां पे कितना कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम वहां पे पास करें। तो मैथमेटिकली अगर इस लॉ को लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो, वेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्यू, ठीक है। क्यू क्यू क्या है आपके पास, अगर वेट क्या है अमाउंट ऑफ सबस्टांस डिपॉजिट ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, और क्यू क्या आ जाएगा, कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको पता है कि जब हम यहाँ से इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटाते हैं तो मैथमेटिकली आपको पता है यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कोई कांस्टेंट लगाते हैं। तो सपोज करो जेड आ गया यहाँ पे कांस्टेंट। अब जेड क्या है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जेड क्या हो गया, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। ये क्या प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है। अब देखो ये आपका पास क्या है, क्यू। अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रिसिटी में क्या फ्लो होता है, चार्ज, तो इसको हम ये लिख सकते हैं करंट इनटू टाइम। तो आपका चार्ज किसके बराबर हो सकता है, करंट इनटू टाइम के बराबर। तो अगर हम इस क्यू की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें फर्स्ट में, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, W इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम इनटू जेड, ठीक है। नो इफ करंट क्या हो जाएगा, अगर करंट क्या हो जाएगा 1 एम्पेयर हो जाता है, और टाइम कितने सेकंड्स के लिए, 1 सेकंड्स के लिए हम फ्लो करते हैं, कितना करंट 1 एम्पेयर। तो आपका जो इक्वेशन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, हाँ, आपका इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगा जब ये सब्स्टिट्यूट करोगे, W इज इक्वल टू जेड। तो अगर यहाँ पे अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिफाइन करना है तो आप इस तरह की ये कह सकते हो ना कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट में बी डिफाइन एज द मास ऑफ द सबस्टांस deposited when a current of 1 ampere pass through it for 1 second, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल का डेफिनेशन हो जाएगा। तो गाइज ये था आपका फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। पता था क्या था, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। आपका क्या बोला इलेक्ट्रो इसने फैराडे ने क्या बोला कि आपका जो अमाउंट होगा सबस्टांस का कितना वो डिपॉजिट होगा आपका कैथोड पे, वो किस पे डिपेंड करेगा, कितना आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, कितना क्वांटिटी आप इलेक्ट्रिसिटी का पास करते हो इलेक्ट्रोलाइट से, वो हो जाएगा। तो हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अब आपको पता है चार्ज किसके बराबर होता है, करंट इनटू टाइम, ठीक है। अब हमने वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, W इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम इंटू जेड। अगर हम करंट कितना ले रहे हैं 1 एम्पेयर ले रहे हैं, टाइम कितने टाइम के लिए फ्लो कर रहे हैं 1 एम्पेयर 1 सेकंड के लिए, जब इधर सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो क्या मिल जाएगा, W इज इक्वल टू जेड। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया, वेट ऑफ द सबस्टेंस डिपॉजिटेड व्हेन 1 एम्पेयर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट फॉर 1 सेकेंड। तो ये आपके पास क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब बात करते हैं हम सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का। इसमें क्या बोला उसने, इसने ये बोल दिया कि व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स द अमाउंट ऑफ सबस्टांस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट्स। अब यहाँ पे क्या क्या बोल दिया उसने कि जो आपका वेट डिपॉजिट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इक्विवेलेंट वेट पे। अब देखो सपोज करो हम कोई हाफ सेल ले लेते हैं। यहाँ पे हम क्या है, यहाँ पे 2 बीकर ले लेते हैं, इसमें फिल करते हैं AgNO3 का सोल्यूशन।
ठीक है, और यहाँ पे आप फिल कर लो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड्स लगा दो। इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। अब यहाँ पे इनको कनेक्ट भी करना है, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। अब इसको इसके साथ कनेक्ट कर दो और इसको यहाँ पे बैटरी लगा दो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये आपका कनेक्ट हो गया इसके साथ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो वेट ऑफ, अब ये लॉ क्या कहता है, ये कहता है अमाउंट ऑफ सबस्टांस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। अब यहाँ पे वेट ऑफ AgNO3, वेट ऑफ Ag डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। अब इक्विवेलेंट वेट हमने निकालते थे, इक्विवेलेंट वेट आपको पता था किसके बराबर होता था, हमने सॉल्यूशन चैप्टर में किया था फाइंड, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ये आपको दे देता इक्विवेलेंट वेट। तो गाइज ये था आपका सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। तो इसने फिर से रिपीट कर देते हैं, इसने क्या बोला कि जो आपका कैथोड पे प्रोडक्ट बनेंगे वो किस पे डिपेंड करता है, आपका कितना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आपके इक्विवेलेंट वेट्स के। ठीक है, ठीक है गाइस, तो ये हमने ले लिया AgNO3 का सोल्यूशन और कॉपर सल्फेट का, और यहाँ पे वेट ऑफ Ag डिपॉजिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag, और वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। अब इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है तो वो किसके बराबर होता था, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो ये थे हमारे पास दो लॉस, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और आपका सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब बात करते हैं गाइस हमारे पास कैसे हमें प्रेडिक्ट करना है कि आपका एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और आपका कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट जाएगा। तो ये डिपेंड करता है हमारा रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पे। ठीक है, अब देखो अगर तो हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल का केस है, जैसे हमने ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहाँ पे तो डायरेक्टली आपको पता लग जाए क्योंकि NaCl है, तो एक तो Na पॉजिटिव मिलेगा और Cl नेगेटिव मिलेगा। अब आपको पता है कि पॉजिटिव किस साइड चला जाएगा, नेगेटिव वाली साइड, कैथोड वाली साइड, और जो आपका नेगेटिव है वो पॉजिटिव वाली साइड चला जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आप प्रोडक्ट का पता लगा सकते थे। लेकिन अगर आपके पास क्या हो जाता है, अगर यहाँ पे मीडियम चेंज कर ले, वाटर भी अगर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, तो उस केस में नंबर ऑफ आइंस क्या हो जाएंगे, हमारे पास चेंज हो जाएंगे ना, नंबर ऑफ आइंस क्या हो जाएंगे, एक से ज़्यादा आइंस हो जाएंगे। उस केस में हम क्या करते हैं, आपका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू देखते हैं। ठीक है, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई होगा वो क्या करेगा, आपका कैथोड पे जाएगा, और जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा, ठीक है, वो क्या जाएगा, एनोड पे जाएगा। ठीक है, हम एग्जाम्पल लेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये तो हो गया हमारे पास जब ज़्यादा नंबर ऑफ आइंस होंगे। हम एग्जांपल लेते हैं आपके पास। अब देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू किस तरह मिलता है, हम क्या करेंगे, हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होते हैं, उनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम लेट करते हैं, उनकी उनकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, इस रिडक्शन वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, उसका जो पोटेंशियल होता है हम लेट करते हैं जीरो। जब हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे तब उसके बारे में बात किया जाएगा, अभी थोड़ा सा जनरल जान लो कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है वो हम लेट करते हैं जीरो, और उसके अकॉर्डिंग हम बाकियों का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखो अगर जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, अगर हम उन एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, तो हम उसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और एक्टिविटी सीरीज। यहाँ पे जो ये वाले ऊपर एलिमेंट है ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज आ गई, ये जो सामने ऊपर वाले एलिमेंट है जितने भी, ठीक है, ये सारे क्या है, काफ़ी ज़्यादा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है।
ठीक है। और यहाँ पे इनका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, लो होता है। ठीक है, क्यों लो होगा, क्योंकि रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे तो ये लिथियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करके वो क्या कर जाता है, आपका नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन कर जाता है। ठीक है, लिथियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या करेगा, नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन कर जाएगा। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो आपका जो एसआरपी है वो क्या 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 करता है, बढ़ जाता है। जैसे फ्लोरीन का केस है, जैसे ये फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन आपको पता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी जो होगा वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा हाई होगा। तो आपने देख लिया ऊपर क्या है, जो एसआरपी है वो क्या है, लो है। जैसे हम डाउन द सीरीज जाएंगे तो आपका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो क्या कर जाता है, हाई कर जाता है। तो यहाँ पे दो टाइप्स का वाटर आता है, एक तो ये वाला केस हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे वाटर की रिडक्शन, यहाँ पे वाटर की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ठीक है, और एक यहाँ पे आता है ये वाला केस, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे वाटर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट जाएगा जिसका एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या होगा, हाई होगा, और जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लो होगा वो जाएगा आपका किस पे, आपका जाएगा वो आपका एनोड पे। ठीक है गाइस, तो हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेके करेंगे हम। तो ये देखो, अगर हमारे पास क्या है, Na2SO4, Na2SO4 ये है किसमें, एक्वस मीडियम में, और यहाँ पे इलेक्ट्रोड किसका यूज़ किया हमने, प्लेटिनियम का। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अगर आपको प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना है कि कैथोड पे कौन सा जाएगा और एनोड पे कौन सा जाएगा। ठीक है, तो देखो ये आपका पास हो जाएगा एनोड, और यहाँ पे आप लिखते हैं कैथोड। अब एनोड आपको पता है क्या है, पॉजिटिव है, और ये क्या है, नेगेटिव है। अब पॉजिटिव वाली साइड्स कौन सा जाएगा, जो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे क्या है, SO4 नेगेटिव। ठीक है, तो सल्फेट 2 नेगेटिव। अब मीडियम कौन सा लिया है, एक्वस, तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर भी होगा। लेकिन यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड कौन सा लिया, प्लेटिनियम का, तो ये क्या है, आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड है। तो जब इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा वो आपको मैंने बताया कि वो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम एक्टिव इलेक्ट्रोड ले लेते हैं तो उसके भी आइंस क्या करेंगे, नोड और कैथोड वाली साइड मूव करते हैं। अब यहाँ पे देखो आपका सल्फेट है और वाटर है। अब यहाँ पे कौन प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा, ये डिपेंड करेगा आपका एक्टिविटी सीरीज पे, जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। अब आपको देखना है कि एसआरपी, मैंने क्या बोला, जिसका एसआरपी क्या होगा, एसआरपी लो होगा वो आएगा आपका एनोड वाली साइड, और जिसका एसआरपी हाई होगा वो आएगा आपका कैथोड वाली साइड। अब यहाँ पे देख लो, सल्फेट और वाटर में अगर ये एग्जांपल लेते हैं ना, तो ये ऑक्सीडेशन। ठीक है, एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन आपने ये वाला केस आएगा ना, ये वाला वाटर, ये वाला वाटर लेंगे। अब देखो जो सल्फेट है ना वो फ्लोरीन के ना, यहाँ पे लिखा नहीं है, फ्लोरीन के ऊपर लाई करता है, यहाँ पे इस पोजीशन पे आपका सल्फेट लाई करता है। तो यहाँ पे अब वाटर का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो क्या है, आपका लो है एज कम्पेयर टू सल्फेट। यहाँ पे सल्फेट लाई करेगा, मैं लिख देता हूँ, ये यहाँ पे आपका सल्फेट लाई करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर वाटर और इसको कंपैरिजन करते हो सल्फेट को, तो वाटर क्या कर रहा है, ऊपर लाई कर रहा है सल्फेट से। ठीक है, तो सल्फेट का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या हाई है, और वाटर का क्या हो गया, लो है ना, एज कम्पेयर टू सल्फेट। तो जो आपका प्रोडक्ट बनाएगा इस केस में वो कौन बनाएगा, आपका वाटर। ठीक है, यहाँ पे कौन प्रोडक्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा। तो सिमिलरली अगर आपका ये वाला केस ले लो, कैथोड पे, कैथोड पे क्या जाएगा आपका Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव। अब वाटर यहाँ पे भी है। अब इस केस में देख लो, अब कैथोड पे इन दोनों का ये आ जाएगा। अब देखो ये हमारे पास सोडियम है Na, ठीक है, ये Na पॉजिटिव है, और यहाँ पे जो वाटर है ये वाला, ठीक है, ये वाला वाटर है हमारे पास। ठीक है, तो अब देखो ये कौन सा रिडक्शन वाला वाटर है। अब कैथोड पे तो क्या होना है आपका, आपको पता है कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन में हम वाटर ये वाला लेंगे, इस केस वाला। ठीक है, ये वाला वाटर लेंगे।
अब ये देखो यहाँ पे कैथोड पे कौन जाएगा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई होगा। तो यहाँ पे वाटर ये है और सोडियम आपको ऊपर लाई कर रहा है, और जो वैल्यू ऊपर है वो उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या है, लो है। तो फिर से हमारा जो प्रोडक्ट बनाएगा वो कौन बनाएगा, यहाँ पे वाटर। ठीक है गाइज, तो पता लग गया यहाँ पे दोनों केसेस में आपका एनोड और कैथोड पे प्रोडक्ट कौन फॉर्मेशन कर रहा है, वाटर फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे जो आपका, जिसमें हम मीडियम जो आपका इलेक्ट्रोड होगा वो भी क्या होगा, एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा। सिमिलरली हम एग्जांपल ले रहे हैं कॉपर सल्फेट एक्वस, ये ले लो आप, कॉपर सल्फेट एक्वस, और यहाँ पे आपका एक्टिव मेटल हो गया कॉपर। अब देखो यहाँ पे तो मेटल क्या हो गया, एक्टिव हो गया। अब आपको पता है क्या क्या होगा इस केस में, जो कॉपर होगा वो भी इन्वॉल्व करेगा, कॉपर के आयंस भी आ जाएंगे। अब देखो एनोड पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप एनोड लिख लो और यहाँ पे आप कैथोड लिख लो। अब एनोड पे क्या होगा, एनोड आपको पता है क्या है, पॉजिटिव है, और एनोड कैथोड क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पे कौन कौन सा आ जाएगा, एक तो सल्फेट का आयन। ठीक है, अब आपको पता है मीडियम कौन सा लिया है, एक्वस लिया है, तो वाटर भी होगा। और अब आपको पता है कॉपर भी आ गया, तो यहाँ पे कॉपर भी आ जाएगा। अब देखो, अब इस केस में क्या हो जाएगा, एनोड के केस में देखो क्या क्या है, सल्फेट है, वाटर है और कॉपर है। तो देखो तीनों का वैल्यू, ये आपका सल्फेट लाई कर रहा है, ठीक है, और ये आपका कॉपर लाई कर रहा है। ठीक है, ये आपका कॉपर आ गया, और ये आपका सल्फेट आ गया, और बीच में आपका आ गया वाटर। ठीक है, बीच में क्या हो गया, ये आपका आ गया वाटर। ठीक है, वाटर यहाँ पे ऑक्सीडाइज होके क्या बनाता है, O2 प्लस 4H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। अब देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू किसका लो होगा, एनोड पे। एनोड पे पहले क्या करेंगे हम, किसका देखेंगे, एनोड पे चेक करेंगे ना, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जिसका लो होगा वो यहाँ पे प्रोडक्ट बनाएगा। अब देखो कॉपर ये लाई कर रहा है, O2 ये लाई कर रहा है, वाटर ये लाई कर रहा है, और सल्फेट नीचे है। तो कॉपर का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, सबसे लो होगा, क्योंकि ये ऊपर ऊपर लाई कर रहा है ना, वाटर से भी ऊपर है और सल्फेट से भी ऊपर है, तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या है, लो है। तो ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा हमारा यहाँ पे आपका कैथोड पे। अब कैथोड पे आपको पता है तो क्या होता है, कैथोड पे, कैथोड पे क्या होता था हमारा, ऑक्सीडेशन होता था। तो कॉपर क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, अब देखो सिमिलरली हम बात करेंगे आपका कैथोड पे। अब देखो कैथोड पे कौन कौन जाएगा, कॉपर, एक तो जाएगा आपके पास कॉपर, ठीक है, फिर वाटर, और यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव के आयन भी होंगे। तो यहाँ पे देख लो फिर से, अब कैथोड पे कौन सा जाएगा, जिसका SRP क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई होगा। चेक कर लो, ये आपका यहाँ पे कॉपर लाई कर रहा है, ये आपका कॉपर लाई कर रहा है, और वाटर कहाँ पे है, रिडक्शन वाला वाटर दे चाहिए आपको, तो ये वाटर है आपका। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यू किसका वैल्यू हाई हो गया, H2 वाटर तो का क्या कर रहा है आपका, ऊपर लाई कर रहा है कॉपर से, तो उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या होगा, लो होगा। तो यहाँ पे फिर से क्या आपका वैल्यू कौन प्रोडक्ट बनाएगा, कॉपर। तो कॉपर क्या करेगा, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज किए वही 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या कर लेगा आपका, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन करके क्या करेगा, कॉपर बना लेगा। तो आपका कॉपर के आपका हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा किस पे, कैथोड पे। ओके गाइस, तो पता लग गया कैसे आपको एनोड और आपके कैथोड पे प्रोडक्ट आपको प्रेडिक्ट करने हैं। तो ये डिपेंड करता है आपका SRP वैल्यू पे। ठीक है, तो जिसका SRP वैल्यू अगर हाई है, अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई है, तो आपका प्रोडक्ट कहाँ पे बनेगा, कैथोड पे। तो अगर आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दो आइंस में जिसका कम होगा, वो जाएगा आपका एनोड पे। अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसे ये वैल्यूज आया, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और हम उसको कहते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, तो आज देख लेते हैं हमने क्या क्या फिनिश किया है।
तो आज तो हमने डिस्कस किया पहले क्या किया, कैसे हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या था, हमने देखा एनोड हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, फिर हम एनोड का प्रोडक्ट लिखते हैं, फिर मीडियम लिखेंगे, उसके बाद कैथोड लिखेंगे, और उसके बाद आपका कैथोड का प्रोडक्ट लिखेंगे, फिर लिखेंगे कैथोड। तो ये था आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन देखा। उसमें क्या करेगा, जो आपका एनोड होता है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, फिर हम एनोड और कैथोड को सेपरेट करते हैं किससे, सॉल्व ब्रिज से। सॉल्व ब्रिज को हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं डबल लाइन से। एनोड वाली साइड हम पहले क्या लिखेंगे, मेटल लिखेंगे और उसका फेज लिखेंगे सॉलिड, फिर हम उसके आइंस लिखेंगे। लेकिन कैथोड वाली साइड हम क्या करेंगे, पहले आइंस लिखेंगे फिर मेटल का लिखेंगे और उसको सॉलिड फेज है, ठीक है, वो लिखेंगे। ये था हमारे पास रिप्रेजेंटेशन। फिर हमने बात किया इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें फर्स्ट लॉ क्या कहता था कि अगर आपका जो कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट जाएगा, कैथोड पे कितना प्रोडक्ट बनेगा, वो डिपेंड करता है कितना मोड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वहां से पास करते हो। तो ये हमने डेफिनेशन देखा था इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट और प्रोपोर्शनली कांस्टेंट का डेफिनेशन देखा, मैथमेटिकली हमने डिराइव किया। फिर हमने बात किया था सेकंड लॉ में क्या बोला, जो आपका सबस्टांस डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड्स पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है किसके, उसके इक्विवेलेंट वेट पे। तो हमने ये एग्जांपल लिया AgNO3 और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का, जिसमें Ag को जो डिपॉजिट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके इक्विवेलेंट वेट पे। और कॉपर जो डिपॉजिट करेगा वो डिपेंड करेगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। अब इक्विवेलेंट वेट हमने फाइंड करते हैं मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो ये था हमारे पास सेकेंड लॉ। फिर हमने देखा कि कैसे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो इलेक्ट्रोलिसिस में बनते हैं, कौन सा आपका अनोड अनोड पे बनेगा, क्या कौन सा आपका कैथोड पे बनेगा, वो डिपेंड करेगा हमारा SRP। वो कब, वो कौन सा कंडीशन होता है जहाँ पे ज़्यादा से एक से ज़्यादा नंबर ऑफ आइंस प्रेजेंट होते हैं, उस केस में हम देखेंगे आपका SRP अगर हाई है, दोनों आइंस में से देखेंगे किसका SRP हाई है। जिसका SRP हाई होगा वो जाएगा आपका कैथोड वाली साइड, और जिसका SRP लो होगा वो जाएगा आपका एनोड वाली साइड। ओके गाइस, तो ये था हमारे पास आज के टॉपिक्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके गाइस, तो गाइस अगर आपको हमारे लेक्चर समझ आ रहे हैं तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय, थैंक यू।